स्टार्ट किए थे पेंडुलम के बारे में हम लोग देखे कि बेसिकली फॉर्मूला क्या था सिंपल पेंडुलम का 2 pi√L/G बेसिकली L इफेक्टिव बाय G इफेक्टिव। L इफेक्टिव क्या हुआ, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग फ्रॉम हिंज टू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉब अटैच्ड, है ना। और G इफेक्टिव क्या है, इफेक्टिव ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसको बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं कि टेंशन कितना फोर्स को बैलेंस करके रखा है मीन पोजीशन पे, है ना। उसको हम लोग लेते हैं इफेक्टिव ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, है ना। जैसे इस पर्टिकुलर सिचुएशन में था, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कितना आया, √G² + A², है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक सूडो फोर्स भी लग रहा है MA वाला, आई गेस। फिर यहाँ पे भी हम लोग देख लिए थे सिमिलर सा एग्जाम्पल। अब आते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट का लॉन्ग पेंडुलम पे। ये यूजुअली थोड़ा सा हम लोग ग्रेविटेशन ही आता है, बट मैं तुम लोग को ग्रेविटेशन उसके बाद करवाता हूँ और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से बात करवाऊँगा, इसलिए बस कीपिंग दिस फॉर राइट नाउ। अभी थोड़ा सा, बट इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा आउट ऑफ द वर्ल्ड कॉन्सेप्ट भी नहीं है कि हम लोग देख ना सके। कॉन्सेप्ट इसमें ऐसा है कि हर बार हम लोग क्या लेते हैं ना पेंडुलम में, हम लोग जब लेंथ ऑफ तुम लोग का वो था, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग था, उसको अर्थ का लेंथ के कंपैरिजन में कम लेते थे बहुत। हम लोग क्या मानते थे, वो लेंथ बहुत कम है ना। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि अर्थ का जो रेडियस है उसके कंपैरिजन में लेंथ बहुत ज़्यादा कम नहीं है, लेंथ सिग्निफिकेंट है कुछ। बात समझ में आया। अब ये थोड़ा हाइपोथेटिकल सिचुएशन हो गया, इतना बड़ा ऑब्वियसली कि पेंडुलम होता नहीं, बट इसका दूसरा यूटिलिटी होता है, ठीक है। जब हम लोग रॉकेट मैकेनिक्स वगैरह वो वाला पार्ट पढ़ते हैं तब इस कॉन्सेप्ट का थोड़ा बहुत काम लगता है हम लोग को, बट वो तुम लोग के काम का नहीं है। तुम लोग के काम का खाली क्या है, तुम लोग के काम का खाली ये लॉन्ग पेंडुलम वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो लेट्स से ये हम लोग का पेंडुलम हो गया। यहाँ पे इसका लेंथ L हो गया, इसका रेडियस, अर्थ का रेडियस कुछ R है, अर्थ या कोई भी प्लैनेट का रेडियस R है, ठीक है। बात समझ में आए। इसका कुछ मास होगा M। अब यहाँ से हम लोग इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं। अच्छा, अब ये बात ध्यान रखें कि यहाँ पे भी जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड स्मॉल ही रखें, लेंथ लंबा है, बट जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं वो इधर भी स्मॉल ही है, ठीक है ना। बात समझ में आया। पहले से हम लोग θ की डिस्प्लेस कर दिए इसको, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हम लोग नीचे इसको ऐसे बना सकते हैं। अब यहाँ पे जो mg लगेगा, mg तो अर्थ के सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होगा, है ना। जो mg लगेगा वो तो अर्थ के सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होगा, कुछ इस प्रकार। अगर लेट्स से मैं इसको ऐसे जॉइनिंग बना दूँ तो कुछ इस तरफ ऐसा, mg, ठीक है। इसके दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक आएगा अलोंग द स्ट्रिंग वाला कंपोनेंट, जस्ट मूव दिस, ठीक है। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है। एक अलोंग द स्ट्रिंग वाला कंपोनेंट, एक आएगा स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट। ठीक है, क्या समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अब ये दो कंपोनेंट्स में हम लोग को रिजॉल्व करना है, पर तुम लोग एक बात समझना पड़ेगा कि ये वाला एंगल थीटा नहीं है ना। ये वाला एंगल थीटा नहीं है। इनफैक्ट अगर मान लो ये वाला एंगल कुछ है फाई या सिग्मा कुछ भी, तो ये वाला जो एंगल होगा यहाँ पे, यूज दिस कलर, ये वाला जो एंगल होगा ये कितना हो जाएगा, ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, तो इस एंगल को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये एंगल अपना कितना हो जाएगा, थीटा प्लस लैम्डा, या इसका जो भी नाम होता है सिग्मा, ठीक है। बात समझ में आया, खाना बोलो। तो mg का दो कंपोनेंट्स आ जाएगा, उसके हम लोग ये कलर यूज़ कर लेते हैं, एक ये वाला आ जाएगा और एक ये वाला आ जाएगा। इस वाला कंपोनेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, mg
साइन थीटा प्लस सिग्मा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को एक बात इंश्योर करना था कि थीटा क्या है, स्मॉल है ना। बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ भैया। अब थीटा स्मॉल है तो ऑब्वियसली सिग्मा भी स्मॉल होगा हम लोग का, है ना। बात समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। चलो, तो अब टॉर्क को कैसे ले सकते हैं हम लोग? इस साइड डिस्प्लेस की टॉर्क इस साइड लग रहा है ऑब्वियसली, तो माइनस एम जी साइन थीटा प्लस सिग्मा इंटू ये वाला लेंथ कितना है, एल, है ना। अब थीटा प्लस सिग्मा स्मॉल है, थीटा और सिग्मा दोनों स्मॉल है, तो थीटा प्लस सिग्मा भी स्मॉल होगा, तो इसको हम लोग साइन थीटा को थीटा के टर्म्स में लिख सकते हैं, माइनस एम जी एल थीटा के टर्म्स में थीटा प्लस सिग्मा, है ना। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब इसको बराबर इसको हम लोग tan थीटा के बराबर भी लिख सकते हैं, है ना। हम लोग इसको tan थीटा के बराबर लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ भैया। करो, इसके आगे एक बार कुछ करने की कोशिश करो। लेट्स से ये वाला डिस्टेंस यहाँ से यूज अ डिफरेंट कलर, यहाँ से वाला डिस्टेंस लेट्स से डी है। चलो अब कोशिश करो करने का। क्या लिख सकते हैं, देखो हम लोग यहाँ से थीटा का कॉमन ले लें अगर, क्योंकि हम लोग को थीटा के फंक्शन में लिखना है, टाउ को हम लोग को थीटा के फंक्शन में लिखना है, तो एम जी एल थीटा कॉमन ले लिए, यहाँ पे अंदर क्या आ जाएगा, 1 प्लस सिग्मा बाई थीटा। ठीक है ना। अब बेसिकली थीटा स्मॉल है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, थीटा स्मॉल है तो हम लोग साइन थीटा को अप्रॉक्सीमेटली थीटा के बराबर, इस अप्रॉक्सीमेटली को tan थीटा लिख सकते हैं, और यहाँ पे tan थीटा कितना आ जा रहा है, देखो तो tan थीटा कितना आ जा रहा है, tan थीटा आ जाएगा हम लोग का d बाई एल, है ना, d बाई एल। सिमिलरली साइन साइन फाइव को हम लोग क्या लिख, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू फाइव लिख सकते हैं, विच इज़ ऑल्सो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू tan फाइव, है ना, या tan सिग्मा। और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा d बाई ये वाला डिस्टेंस r, है ना, d बाई आर। बात समझ में आएगी नहीं? अब टेक्निकली देखा जाए ना तो एक्चुअली अगर ये वाला डिस्टेंस लेट्स से कुछ ये हाइट रेज होगा, क्योंकि इसको एंगुलरली उठाएंगे, इससे कुछ ना कुछ हाइट रेज इंक्रीज होगा, है ना। हाँ भैया। ये कुछ हाइट एच इंक्रीज होगा, तो एग्जैक्टली हमें क्या लिखना चाहिए, एल माइनस एच और यहाँ पे आर प्लस एच, है ना। बट ये एच इज़ वेरी स्मॉल, एच इज नेग्लिजिबल, तो हम लोग यहाँ पे एच को इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है ना, therefore can be ignored। कैन बी ignored, ठीक है ना। तो इसको हटा ही सकते हैं हम लोग, डी बाई एल और डी बाई आर यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग ऑब्वियसली यहाँ पे सिग्मा बाई थीटा को क्या लिख सकते हैं, माइनस एम जी एल थीटा 1 प्लस, अच्छा यहाँ पे एल बाई आर हो जाएगा, ये देखना ध्यान से, है ना। और टाउ कितना हाँ है, भैया।
टाउ कितना है, टाउ तो हम लोग का ml² अल्फ़ा है, ml² इंटू अल्फ़ा है। तुम लोग का अल्फ़ा कितना हो जाएगा, अल्फ़ा हो जाएगा mm कट जाएगा, एक l कट जाएगा, तो g/l, ठीक है, एक कंपोनेंट आ जा रहा है यहाँ पे 1+l/r इंटू थीटा माइनस बी है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली हम लोग टाइम पीरियड कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देख लो, टाइम सर पीरियड एक बार ऊपर कर दीजिए। लिखने के बीच में मत टोका कर यार, ये हो जाए उसके बाद कर ही दूंगा ना। ओके। 2π√g इंटू 1+l/r 2π√, ऐसे कि नीचे होगा ठीक है, क्या हो जाएगा हम लोग का टाइम पीरियड, ठीक है ना। जो रिजल्ट याद रह जाए तो कोई हर्ज नहीं है, ये रिजल्ट आप लोग को याद रख लेना है, क्योंकि इतना बड़ा कैलकुलेशन हम लोग एग्जाम में डेफिनेटली बैठ के नहीं करेंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड सा रिजल्ट है, बेसिकली यहाँ पे एक कॉम्पोनेंट मल्टीप्लाई हो गया 1+l/r, 2π√l/g होता था। अब अगर पेंडुलम लॉन्ग है तो यहाँ पे एक छोटा सा फैक्टर मल्टीप्लाई हो गया, वो फैक्टर कितना है 1+l/r, ठीक है ना। हाँ सर। सब लोग ये बोलो। हाँ भैया। अच्छा ठीक है, लॉन्ग पेंडुलम वाला कॉन्सेप्ट हम लोग का हो गया। जिसका नहीं हुआ लिख लो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आएगा हम लोग का, जिसको हम लोग बोलेंगे कंपाउंड पेंडुलम। बिफोर दैट किसी को अगर लिखना बाकी है तो जल्दी से लिख लो। हो गया सर। सिंपल पेंडुलम में क्या हो रहा था, सिंपल पेंडुलम में हम लोग का एक बॉब था जो एक स्ट्रिंग से अटैच था। तो बेसिकली पूरा का पूरा मास इसको हम लोग पॉइंट पार्टिकल पकड़ के नीचे की तरफ ही कंसिडर करते हैं, है ना। बट ज़रूरी नहीं है कि जो ऑब्जेक्ट हो वो खाली एक पॉइंट मास हो और स्ट्रिंग मासलेस हो। बेसिकली हम लोग ऐसा भी ले सकते हैं कि एक रॉड लगा दिए, है ना, और रॉड ऑसिलेट कर रहा है ना, रॉड ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, रॉड भी ऑसिलेट करते हैं पूरा पूरा, रॉड भी एसएचएम करते हैं। तो ऐसे पेंडुलम्स जो एंगुलर एसएचएम कर रहे हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो एंगुलर एसएचएम कर रहे हैं, बट वो खाली एक फिक्स्ड पॉइंट पार्टिकल नहीं है, एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे एक फिक्स्ड पॉइंट पार्टिकल नहीं है, वो एक रिजिड बॉडी है। उनको क्या बोलेंगे हम लोग, उनको बोलेंगे कंपाउंड पेंडुलम। क्या बोला जाएगा उनको, कंपाउंड पेंडुलम। कंपाउंड पेंडुलम, ठीक है। जैसे लेट्स से हम लोग का हिंज हुआ, यहाँ पे एक हम लोग रॉड लगा दिए हिंज के, ठीक है। अब ये रॉड भी ऑसिलेट करेगा ऑब्वियसली, से रॉड कुछ इस पोजीशन पे आ गया। एंगुलर एसएचएम के इक्वेशन जो लगेंगे वो तो सेम ही लगेंगे, एंगुलर एसएचएम के जो इक्वेशन है वो तो इक्वेशन तो सेम ही रहेंगे। टाउ इज इक्वल्स टू माइनस सी थीटा के फॉर्म में लाना है हम लोग को कुछ, ठीक है। चलो ट्राई करो इसको। जैसे इस बॉडी को यहाँ पे थीटा डिग्री डिस्प्लेस किया, इसे फोर्सेस और टॉर्क लिखो, देखो माइनस सी थीटा के फॉर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
ठीक है। यूनिफॉर्म, अच्छा ये एक हम लोग का यूनिफॉर्म रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड है जिसका मास m है और लेंथ l है। ठीक है, चलो तुम लोग बेसिकली इनका इसका टाइम पीरियड निकालना है, कोशिश करो। अच्छा ऊपर वाले केस में अगर मान लो हम लोग का लेंथ बहुत बड़ा है, ठीक है, लेंथ इज ग्रेटर देन आर, लेंथ इज ग्रेटर देन आर, तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं उसको? बताओ। इफ लेंथ इज मच ग्रेटर देन आर, या लेंथ हम लोग इन्फिनिटी पकड़ ले, मान लो ऐसा कुछ, लेंथ हम लोग अप्रोचेज इन्फिनिटी पकड़ ले, तब टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? लेंथ अगर अप्रोच कर इन्फिनिटी, तो यहाँ से एक एल कॉमन ले सकते हैं, है ना, आर प्लस एल बाई आर हो जाएगा वो, बोलो हाँ कितना हो जाएगा वो? आर पे सर 1 + l + 1/r आ जाएगा डिनोमिनेटर में, अगर इसको नीचे ले जाए, और ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 2π√r/g। ठीक है, है ना। अगर एल को नीचे से डिवाइड कर दे तो यहाँ पे 1/l आ जाएगा, यहाँ पे +1/r आ जाएगा। तो एल अगर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा फर्स्ट वाला, तो g इंटू 1/r बच जाएगा, और r ऊपर चला जाएगा तो 2π√r/g हो जाएगा। ठीक है, ये आता है अगर लेंथ मेरा इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। नेक्स्ट ये वाला करो, जल्दी से कोशिश करो। बॉडी पे फोर्सेस कौन से लगे वो आइडेंटिफाई करो, फिर देखो उन फोर्सेस का करंट टॉर्क कितना आ रहा है, फिर देखो सिंप्लीफिकेशन यूज़ करके, यहाँ पे भी हम लोग थीटा को स्मॉल ही लेते हैं, ये वाला सिंप्लीफिकेशन यूज़ करके क्या हम लोग इसको एसएचएम का इक्वेशन में ब्रेक डाउन कर पा रहे हैं कि नहीं। कौन कौन सा फोर्सेस लग रहा है बॉडी पे? बोलो बोलो जल्दी बोलो। नीचे की तरफ mg यहाँ पे अगर इसका लेंथ एल है तो l/2 पे नीचे की तरफ एक mg लग रहा है, बस, और तो कोई फोर्स नहीं लग रहा बॉडी पे, है ना। इसी फोर्स के कारण टॉर्क आएगा। टेंशन भी लग रहा है, पूरे रॉड में एक टेंशन है, बट टेंशन के कारण तो कोई टॉर्क नहीं आएगा, क्यों? वो उसके हिंज के थ्रू पास कर रहा है ना। mg का दो कंपोनेंट ले सकते हैं, mg cos थीटा, mg sin थीटा। टॉर्क किसी कारण आएगा, mg cos mg sin थीटा के कारण टॉर्क कितना ले सकते हैं? mg sin थीटा इंटू l/2, है ना। यहाँ पे माइनस भी लगेगा, यहाँ पे माइनस लगेगा, बोलो क्यों? क्योंकि थीटा इस तरफ है, टॉर्क लग रहा है इस पे इस तरफ, बस, तो यहाँ पे एक माइनस भी लगेगा। अब यहाँ पे थीटा स्मॉल है, थीटा स्मॉल है, sin थीटा को थीटा ले जाएंगे और टॉर्क को क्या ले सकते हैं? आई, mh² हाँ आई किसके अबाउट, टॉर्क किसके अबाउट निकाल रहे हैं हम about लोग? इस हिंज, about center of mass नहीं, टॉर्क हिंज के अबाउट निकाल रहे हैं ना, टॉर्क सेंटर फास हाँ ऊपर थोड़े हाँ निकाल। हाँ तो आई भी हिंज के अबाउट लेंगे, आई हिंज अल्फा माइनस mg l/2 साइन थीटा को हम थीटा लिख दिए, और आई हिंज कितना है? ml²/3 रॉड का, mh²/3 इंटू अल्फा इज इक्वल टू माइनस जी l/2 इंटू थीटा,
चलो काटो, एम कट गया, एल स्क्वायर और एल कट गया, ठीक है। तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या मिलता है, अल्फ़ा का वैल्यू मिलता है -3g/2l इंटू थीटा, ठीक है। और टाइम पीरियड का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2π√3g/2l, ठीक है। बात समझ में आया? हाँ सर। अब थोड़ा जनरलाइज कर लेते हैं, इधर रॉड क्यों नहीं लिखता, जैसे मेरे पास से कोई भी रिजिड बॉडी है, सर वो 12/3g है ना? 3g/2l, अच्छा उल्टा लिख दिया मैं, उल्टा लिखेंगे ना हाँ सर, 12/3g होगा। सॉरी, फॉरगिव मी फॉर दिस, 12/3g, ठीक है। जस्ट सेक, ठीक है। लेट्स से मेरे पास एक बॉडी है, रिजिड बॉडी, जो कहीं सेंटर ऑफ मास है, यहाँ पे कहीं वो इसको हिंज करके रखें, ये हम लोग का हिंज आ गया, ठीक है। ये इसका सेंटर ऑफ मास है, अच्छा यहाँ पे इसका ये सेंटर ऑफ मास है। बॉडी हमेशा इक्विलिब्रियम पे तब आएगा जब उसका सेंटर ऑफ मास उसके हिंज पे वर्टिकल ले करेगा, है ना। मीन पोजीशन पे कब रहेगा बॉडी, मीन पोजीशन क्या होगा, जब उसका सेंटर ऑफ मास उसके हिंज के थ्रू पास करे, क्योंकि जो टेंशन लगेगा वो तो हिंज पे ही लगेगा, है ना। ये मेरा सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास जब हिंज पे लाई करेगा तभी बॉडी इक्विलिब्रियम पे रहेगा, हाँ या ना, हाँ। ठीक है। द बॉडी will stay in equilibrium when its center of mass lies vertically down the hinge, ठीक है। यहाँ से ऑसिलेट करेगा, लेट्स से सेंटर ऑफ मास के बीच में डिस्टेंस है d, सेंटर ऑफ मास इसके बीच में डिस्टेंस है t, तो इसको अगर मूव करेंगे तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2π√, यहाँ से देखना हम लोग क्या लिखेंगे, आई हिंज इंटू अल्फ़ा इज इक्वल टू वॉट लिखेंगे, इज इक्वल टू -mg/d इंटू थीटा लिखेंगे, है ना। जैसे बॉडी को डिस्प्लेस कर दिया हम लोग, ऐसे बॉडी को ऐसे डिस्प्लेस किए हैं और यहाँ पे मेरा सेंटर ऑफ मास आ रहा है, थीटा डिस्प्लेस किए हैं, तो बताओ हम लोग का डिस्टेंस d है, तो ये कितना आ जाए नीचे की तरफ, mg आ रहा है, है ना। ये है हम लोग का d, ये d कितना हो जाएगा, mg/d इंटू साइन थीटा, बेसिकली आप साइन थीटा को थीटा वाला अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करना है ना। तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना हो जाएगा, -mg/d/i हिंज इंटू थीटा, है ना। बात समझ में आया, है ना, बोलो। यही आएगा हम लोग का इक्वेशन, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ।
टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 2 पाई रूट ओवर आई हिंज बाई एम जी डी। ठीक है, यहाँ पे डी क्या है, सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस फ्रॉम द हिंज। डी क्या है, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द हिंज, ठीक है ना। आई हिंज तो तुम लोग को पता चली गया, डी सी एम क्या है, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द हिंज, डिस्टेंस ऑफ यहाँ पे आई हिंज पॉइंट मास है ना, इसीलिए। पॉइंट मास है। सर वो बॉडी का शेप तो डिफाइंड नहीं है ना। चाहे कोई भी बॉडी हो, उससे हम लोग को नहीं फ़र्क पड़ता। अगर हम लोग को उसका हम लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है उसके हिंज के अबाउट, उतना हम लोग के लिए काफ़ी है। आई हिंज क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट हिंज, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी फ्रॉम द हिंज, ठीक है। बात समझ में आया, कंपार्टमेंटल समझ में आ गया। हाँ भैया। अब इस पर क्वेश्चंस कर सकते हैं हम लोग। एक अच्छा क्वेश्चन करवा रहा हूँ, वो ट्राई करना। एक हाफ रिंग इज सस्पेंडेड, ring is suspended from one of its endpoints, find the time period of oscillation, find the time period of small oscillations। चलो ट्राई करो यार। चलो ट्राई करो जल्दी से।
सर 2 पाई रूट ओवर 2 r² बाई g, फिर उस इंटू रूट ओवर r² + 4 पाई r² बाई r²। फिर से बोलो, 2 पाई रूट ओवर। सर 2 पाई रूट ओवर हम्म 2 r² हम्म डिवाइडेड बाय हम्म g इंटू रूट हम्म ओवर r² +4 पाई² बाई r²। ये सब अंदर ही रहेगा रूट ओवर। 4 पाई² बाई r²। यस सर। ये तो दोस्त मेरे को डायमेंशनली इनकरेक्ट लग रहा है। ये तो डायमेंशनली इनकरेक्ट है। सही डायरेक्शन में जा रहा था। सेंटर ऑफ मास 2 पाई/r नहीं होता है, 2r/पाई होता है। हाँ हाँ सर, तो 4 r² बाई पाई² हो जाएगा। क्या अब ये सही है? तो सर ऊपर बस 2r/g 1 + 4 बाई पाई² हो गया। ऊपर क्या हो जाएगा? 2r/g 2r 1 प्लस, हाँ 1 + 4 बाई पाई² हो जाएगा रूट ओवर में 1 + 4 बाई पाई²। पाई²। 4 बाई पाई², r² हट जाएगा। एक ही है, तुम r को 1 to डिवाइड कर दिया और तो क्या ही किया अभी, है ना? हाँ सर। आंसर थोड़ी ना चेंज किया तुम। ये आंसर ठीक है क्या? ये आंसर ठीक है। चलो गुड। कोशिश करते देखते। हाफ रिंग, ठीक है, मतलब हाफ रिंग है कुछ ऐसा। अच्छा, इसको हम रब करते हैं यहाँ से। तो वो रिंग कुछ ऐसे पड़ा रहेगा। ये हम लोग का हाफ रिंग हुआ, हाँ कि ना? तो जब इसको सस्पेंड करेंगे तो इंट्यूटिवली हम लोग को लगता है सस्पेंड तो ये ऐसे ही होना चाहिए, हाँ बट देखना थोड़ा कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना। तो हम लोग को एक ऊपर ही में एक स्टेटमेंट लिखवाया था। स्टेटमेंट क्या लिखवाया था, पढ़ो। कि सेंटर ऑफ मास इसके वर्टिकल लाइन पे लाई करेगा। तो वर्टिकल लाइन तो ये रहा, और इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? सेंटर ऑफ मास तो इसका कहीं इधर होता है ना? जहाँ ये डिस्टेंस कितना होता है? बताओ। 2r/पाई। 2r/पाई, ठीक है। डिस्टेंस आता है 2r/पाई, है ना? सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास, ठीक है कि नहीं? क्या आ रहा है? तो ये तो लाइन ऐसा हो गया, वर्टिकल तो नहीं है। तो बॉडी जब इक्विलिब्रियम पे रहेगा तब ऐसे तो नहीं रहेगा, ऐसे तो नहीं रहेगा, थोड़ा झूल जाएगा। कैसे झूलेगा? ये पॉइंट तो हिंज ही रहेगा, है ना? ये पॉइंट तो अपना हिंज ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे ये पॉइंट नहीं आएगा। मान लो कुछ हम लोग का हाफ रिंग इस हिसाब से रह जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, कुछ इस हिसाब से। ड्रॉप दिस पार्ट,
रहेगा ये कुछ ऐसे, कुछ इस प्रकार कि ये वाला जो चीज़ है ये कुछ ऐसे रहेगा कि मेरा जो सेंटर ऑफ मास आ रहा है इसका, इस वर्टिकल लाइन पर लाई करे। ठीक है, मैं इसको दूसरा डायग्राम में बनाता हूँ, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा तुम लोग को। रहेगा कुछ ऐसे, अभी भी है ये सेमी सर्कुलर ही है, सर्कुलर ही, बट अभी फ़र्क इतना सा है कि लाई को जैसा कर रहा है कि अब जो सेंटर ऑफ मास है वो वर्टिकल लाइन पे लाई करेगा। इस वर्टिकल लाइन पे हम लोग का सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2r/π। ठीक है ना, ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का सेंटर ऑफ मास है, ये हम लोग का क्या है, सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, दिस इज नॉट द मेन पोजीशन। बात समझ में आया कि नहीं आया? This is how, this is the equilibrium position of the body. This is the equilibrium बात समझ में आया? अब ये 2r/π है, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस इसका r है। तो जो हम लोग का d होता था, d क्या है, हिंज से लेके इसका दूरी, ये d कितना हो जाएगा? ठीक है, ये वर्टिकली है, थोड़ा टेढ़ा बना दिया मैं, है ये वर्टिकली। ठीक है, ये वर्टिकल लाइन है। ठीक है, d का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ तो? d का वैल्यू हो जाएगा √r² प्लस 2r/π का होल स्क्वायर, है ना। तो अल्टीमेटली कितना हो जाएगा, √r² प्लस 4r²/π²। ठीक है ना। टाइम पीरियड का हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला देख के रखे थे, टाइम पीरियड होता है 2π/I हिंज बाई mgd। ठीक है, gd। अब I हिंज निकालना है हम लोग को, है ना। I हिंज क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट हिंज, है ना। हाँ है ना, बोलो। हाँ सर। अच्छा, तो हिंज तो है हम लोग का ये, तो इस पॉइंट के बाद हम लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। लेट्स से ये पॉइंट P पकड़ लो, चलो बताओ कितना होगा। कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका अबाउट पॉइंट P। इसका अलग अलग नाम दे देते हैं, इसका नाम तो हम लोग Q रख दिए, इसका नाम, अच्छा इस पॉइंट का नाम Q रख दो सेंटर ऑफ मास का, इस पॉइंट का नाम O रख दो। चलो, हम लोग को क्या पता है, हम लोग को बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया O के अबाउट पता है। O के अबाउट कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, mr², है ना। है ना, बोलो जल्दी जल्दी बोलो। क्या हो गया, व्हाई आर यू गाइस रिप्लाइंग? हाँ सर। प्रखर, हाँ भैया। पैट्रिक, यस सर।
आप लोगों को पैरेलल एक्सिस थ्योरम पता है? तो बस यहाँ से इतना शिफ्ट करेंगे तो हम लोग को आई पी मिल जाएगा, है ना? तो आई पी कितना हो जाएगा? आई ओ प्लस यहाँ से कितना शिफ्ट करें? आर, तो एम आर स्क्वायर। सही है? नीव सही है? नीव हाँ सर। सही है ये? हाँ, नहीं है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम में सेंटर ऑफ मास का इन्वॉल्वमेंट होता है। हाँ, COM होता है। हाँ, अब तो याद आएगा ही। नहीं सर, मैं वो मैं आप जो ओ लिखे ना, मैं वो उसको C पढ़ रहा था। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? पहले हम लोग आई क्यू निकालना पड़ेगा हम लोग को। आई क्यू क्या होगा बताओ? आई क्यू एक्सलेटेड थोड़ी ना निकलेगा। पहले हम क्या लिख सकते हैं? आई ओ इज इक्वल टू आई क्यू प्लस एम आर स्क्वायर, है ना? हाँ। अच्छा, एम एम इसको डी स्क्वायर लिखना चाहिए मेरे को, आर लिखना चाहिए, एम डी स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे डी ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं तो कोई और वेरिएबल लेते हैं, एम एम एल स्क्वायर ले लेते हैं। यहाँ पे एल क्या है? सेंटर ऑफ मास का ओ से डिस्टेंस। एल ओ क्यू के डिस्टेंस के बराबर होना चाहिए, और ओ क्यू का डिस्टेंस कितना है? 2r/पाई, है ना? तो आई ओ हम लोग को पता है एम आर स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू आई क्यू प्लस एम एल स्क्वायर, है ना? तो आई क्यू का वैल्यू मिल जाएगा जो आई सेंटर ऑफ मास है, कितना हो जाएगा? एम आर स्क्वायर माइनस एम एल स्क्वायर। एल कितना आ रहा है? 2। अच्छा, यहाँ पे आर की जगह स्मॉल आर यूज़ करना चाहिए मेरे को। एम आर स्क्वायर 2r/पाई का होल स्क्वायर। तो आई क्यू कितना हो जाएगा? एम इंटू आर स्क्वायर माइनस 2r/पाई का होल स्क्वायर, है ना? अब मेरे को यहाँ से इसको शिफ्ट करना है, Q से लेके P तक शिफ्ट करना है ना? तो अगेन पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा हम लोग को। है ना? आई क्यू कितना हो जाएगा? सॉरी, आई पी कितना हो जाएगा? आई पी हो जाएगा आई क्यू प्लस एम डी स्क्वायर, है ना? तो आई क्यू प्लस आई क्यू का वैल्यू हम लोग को क्या पता है? आई क्यू का वैल्यू हम लोग को पता है एम आर स्क्वायर माइनस एम 2r/पाई का होल स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर। डी कितना है? डी हम लोग को पता है आर स्क्वायर प्लस 2r/पाई का होल स्क्वायर, है ना? आर स्क्वायर प्लस √ओवर 2r/पाई का स्क्वायर कर रहे हैं, डी स्क्वायर चाहिए। ओह हाँ। ठीक है ना? तो आई पी कितना आ जा रहा है हम लोग के पास? टू एम आर स्क्वायर। एम आर स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आ गया? हाँ क्लियर है 100%? हाँ। चलो, तो अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। आई पी हिंज के बाद चाहिए था 2m r स्क्वायर आ रहा है यहाँ से हम लोग का 2π√आई हिंज। आई हिंज कितना है? 2m r स्क्वायर बाई एम जी। डी कितना आ रहा है? डी का वैल्यू आ रहा है हम लोग का √r स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर, है ना?
तो यहाँ से हम लोग का mm कट जाएगा, आर एक आर को नीचे ले आते हैं, तो अल्टीमेटली हम लोग का टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2π√2r बाई 2π√2r बाई g इंटू 1+4/π²। ठीक है ना, जस्ट अ सेक। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ ना बोलो। सब लोग बोलो हाँ ना, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। अच्छा, अब अगर हम लोग डायरेक्टली इसके अबाउट इसको इसे शिफ्ट करते, ठीक है, तो भी तुम लोगों को लग रहा होगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो सेम ही आना चाहिए, क्योंकि अगर डायरेक्टली करते तो भी 2mr² ही आता। वो इस पर्टिकुलर केस में आ जा रहा है, ठीक है, और इस पर्टिकुलर केस में क्यों आ रहा है वो भी मैं बता रहा हूँ। बट हमेशा जो थ्योरम है उसको उसकी कंडीशंस के संग ही लगाना चाहिए, ठीक है, तभी आंसर करेक्ट आता है। इस केस में कोइंसिडेंटली आंसर उस केस में भी सेम आ जा रहा है। कैसे? मान लो कि ये हाफ रिंग नहीं फुल रिंग होता, तब मेरा ओ ही सेंटर ऑफ मास होता, है ना? हाँ या ना, समझो। अगर ये फुल रिंग होता तब कितना होता, mr² ही होता उसका। और उसके बाद तो हम लोग ओ से पी तक शिफ्ट कर सकते थे, तो पी पे शिफ्ट करने के बाद कितना होता था, 2mr², mr² प्लस mr², है ना, 2mr² हुआ। अब पी पे पहुंचने के बाद अगर हम लोग फोल्ड कर देंगे तो हम लोग ओरिएंटेशन तो चेंज नहीं कर रहे हैं। बात समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? मानो वहाँ फुल सर्कल है, तुम्हारा ओ पे है, ठीक है, अब तुम पी पे शिफ्ट कर दिया तो तुम्हारा आ गया 2mr²। अब मान लो तुम इसको फोल्ड कर दिया, ठीक है ना, फोल्ड करने के कारण ओरिएंटेशन तो चेंज हुआ नहीं, ओरिएंटेशन चेंज हुआ नहीं तो 2mr² रह गया, ठीक है ना। वो इस पर्टिकुलर केस में ऐसा हो जा रहा है, बट हर केस में पैरेलल एक्सिस थ्योरम में डालने से आंसर सेम नहीं आएगा। बात समझ में आ रहा है? हम लोग जब पैरेलल एक्सिस थ्योरम में लेते हैं आई इज इक्वल टू I0 प्लस mr², वहाँ पे हम लोग I0 सेंटर ऑफ मास के अबाउट लेते हैं, और जो प्लस md² में जो d लेते हैं वो डिस्टेंस ऑफ एक्सिस फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास होता है, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। इस केस में आ जा रहे कोइंसिडेंटली, नहीं आएगा हर केस में। अनुरूप ये वाला बात कंसिडर किया था या डायरेक्टली कर दिया था शिफ्ट? सर मैंने कंसिडर किया था इसको, बट मैंने वैल्यूज पहले पुट नहीं किया था, वो उसको QP OP ऐसे पहले सॉल्व किया था। अच्छा ठीक है, वैसे ही चलो ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छे से, है ना, बोलो। हाँ सर। ठीक है, एंगुलराइजेशन वाला पार्ट हम लोग का डन है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज आर सुपरपोजिशन ऑफ SHO। ठीक है, सुपरपोजिशन का क्या मतलब हो रहा है? सुपरपोजिशन का मतलब बेसिकली ये होता है कि एक ही पार्टिकल को दो अलग अलग SHM प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग। मतलब जैसे समझो कि मान लो एक पार्टिकल है, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा था, ठीक है, यहाँ से यहाँ के बीच में ऑसिलेट कर रहा था, -A1 से +A1 के बीच में, ठीक है। मेरा सिस्टम हैंग कर रहा है, पता नहीं क्यों। +A1 के बीच में ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। सिस्टम -A1 से +A1 के बीच में ऑसिलेट कर रहा है। अब ये वाला SHM इसको कोई फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा, है ना,
कोई ना कोई सोर्स ही इसको इस एस एच एम प्रोवाइड करने के लिए एनर्जी दे रहा था, है ना। अब मान लो दूसरा कंडीशन हो गया कि इसी पार्टिकल को एक दूसरा एस एच एम मिल रहा है जो -A2 से लेके +A2 के बीच में ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। बात समझ में आया? मतलब पहले बॉडी -A1 से +A1 के बीच में ऑसिलेट कर रहा था, अब बॉडी -A2 से +A2 के बीच में ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। दोनों में लेट्स से हम लोग ओमेगा को सेम पकड़ लेते हैं, ठीक है। अब ऐसे समझो कि इसी पार्टिकल को एक ही पार्टिकल को दोनों SHMs हम लोग संग में दे रहे हैं। इसी पार्टिकल को दोनों SHM संग में दे रहे हैं। अगर एक ही पार्टिकल को दो SHM हम लोग संग में देंगे, मतलब बेसिकली एक ही पार्टिकल को दो अलग अलग सोर्सेस के कारण SHM मिल रहे हैं, तो दोनों जो मोशंस है वो उसके सुपरपोज होंगे। मान लो कि पहला पार्टिकल एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उसका डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर है, ठीक है, एक पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट, और दूसरे केस में उसका डिस्प्लेसमेंट उसी इंस्टेंट पे 3 मीटर्स है। तो अगर दोनों को हम लोग सुपर इम्पोज करेंगे, मतलब दोनों को अगर संग में देंगे, तो उसका अल्टीमेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा उस केस में? 5 मीटर + 3 मीटर, 8 मीटर के बराबर, है ना। सिंपल सा बात है, x1 + x2। बात क्लियर है कि नहीं? हाँ ठीक है। तो सुपरपोजिशन का मतलब क्या हो रहा है? सुपरपोजिशन का मतलब हो रहा है कि एक ही पार्टिकल को दो अलग अलग सोर्सेज के कारण एसएचएम मिल रहे हैं, ठीक है। तो दोनों एसएचएम्स के कारण जो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट है वो ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो अ बॉडी इज रिसीविंग two simple harmonic motions from different sources simultaneously। एक ही बॉडी को दो अलग अलग सोर्सेज के कारण एसएचएम मिल रहा है, तो उसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट एट एनी, सो द नेट डिस्प्लेसमेंट एट एनी इंस्टेंट इज बेसिकली क्या है? वेक्टर सम है दोनों इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स का, है ना। इज बेसिकली द vector sum of the displacements from the two sources। तो बेसिकली वेक्टर सम कर रहे हैं, हाँ, और कुछ नहीं। of the sum of displacements, vector sum of the displacements from the individual sources। ठीक है। लेट्स से अब हम लोग के सिलेबस में क्या ना, हम लोग के सिलेबस में बेसिकली ऐसे लिख सकते तुम लोग, एक्स नेट वेक्टर इज बेसिकली इक्वल टू x1 वेक्टर प्लस x2 वेक्टर, ठीक है ना। बात समझ में? बट हम लोग के सिलेबस में क्या है? हम लोग के सिलेबस में x1 और x2 पैरेलल ही रहेंगे। सिलेबस में हम लोग क्या है? x1 और x2 पैरेलल है एंड x2 पैरेलल आर टेकन पैरेलल, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वो पैरेलल ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। और खाली इधर नहीं, हर जगह, ठीक है। तो लेट्स से बॉडी को पहला सोर्स के कारण जो एसएचएम मिल रहा है वो है x1 = a1 sin ओमेगा टी, और दूसरे सोर्स के कारण जो एसएचएम मिल रहा है वो है a2 sin ओमेगा टी प्लस 5, मतलब दोनों के बीच में एक फेज डिफरेंस है। कितना का फेज डिफरेंस है? 5 का फेज डिफरेंस है। बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ ना, बोलो। हाँ भैया।
सर क्या है फेस डिफरेंस? फेज डिफरेंस है। ये पहले का फेज है, ये दूसरे का फेज है। सर पहले का आपने जीरो एज्यूम किया है ना? फेज फेस का। कांस्टेंट जीरो है। हाँ, फेस फेज कांस्टेंट जीरो। फेज क्या होता है? साइन के अंदर वाला टर्म। हाँ सर। इसका फेज क्या है? ओमेगा टी। इसका फेज क्या है? ओमेगा ओमेगा टी प्लस फाइव। तो दोनों के फेज का डिफरेंस क्या हुआ? फाइव। ठीक है, फाइव। फाइव यस। लिख लो यहाँ पे। पाई क्या है? फेज डिफरेंस है। ठीक है, ऑब्वियसली हम लोग क्या पकड़ रहे हैं? दोनों का जो ओमेगा है सेम है। हम लोग क्या पकड़ रहे हैं? ओमेगा सेम है, मतलब दोनों सोर्स के कारण जो हम लोग का टाइम पीरियड आ रहा है या जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो सेम है। इसके कारण क्या होगा कि जो फेज डिफरेंस होगा देयरफॉर फाई कांस्टेंट होगा विद टाइम, है ना? कांस्टेंट विद टाइम। क्यों? मान लो अगर डिफरेंट होता तो फाई का वैल्यू कितना आता? ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन टी प्लस फाई, है ना? डेल्टा फाई, फेज डिफरेंस को डेल्टा फाई यूजुअली लिखते हैं, बट यहाँ पे डेल्टा फाई फाइव बराबर ही है। ठीक है, ये वाला टर्म जीरो रहता है, ओमेगा वन और ओमेगा टू तो सेम है। इसका फेज कितना है? ओमेगा टू टी प्लस फाइव, और इसका क्या है? ओमेगा वन टी। तो फेज डिफरेंस क्या होता था? ओमेगा टू टी माइनस ओमेगा वन टी प्लस फाइव। अब ओमेगा दोनों सेम है तो ये कांस्टेंट के बराबर ही आ जा रहा है। तो अगर ओमेगा सेम है तो फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा विद टाइम। ठीक है, हम लोग मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में इसको सेम ही लेके करेंगे। ठीक है, खाली साउंड वेव्स में एक जगह आता है जहाँ पे हम लोग ओमेगा को डिफरेंट पकड़ते हैं, जब बीच वाला पार्ट हम लोग करते हैं वो बाद में है। ठीक है, वो हमें बाद में दिखा जाएगा। अभी हम लोग क्या करें? अभी हम लोग फेज डिफरेंट सेम ले रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आया? और फेज डिफरेंस क्या है? कांस्टेंट है विद टाइम। तो बॉडी का नेट डिस्प्लेसमेंट एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट, और ये दोनों पैरेलल है। दीज डिस्प्लेसमेंट्स हम लोग क्या ले रहे हैं? दीज डिस्प्लेसमेंट्स आर पैरेलल। दीज डिस्प्लेसमेंट्स आर पैरेलल। अगर पैरेलल है तो हम लोग डायरेक्टली स्केलरली ऐड कर सकते हैं, देयरफॉर एडिंग स्केलरली, है ना? मैं समझ में आया? स्केलरली ऐड कर सकते हैं। एक्स नेट का वैल्यू कितना हो जाएगा? एक्स वन प्लस एक्स टू के बराबर। एक्स वन कितना है? ए वन साइन ओमेगा टी, और एक्स टू कितना है? ए टू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, ऐड करो। दो साइन फंक्शंस को कैसे ऐड कर देते? ए वन साइन ओमेगा टी प्लस, इसको ब्रेक कर देंगे, ए टू साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस ए टू कॉस ओमेगा टी साइन फाइव, है ना? साइन ओमेगा टी वाला टर्म कॉमन ले लेते हैं, तो अभी क्या मिल जाएगा? ए वन प्लस ए टू कॉस फाइव। ठीक है, कितना हो जाएगा? साइन ओमेगा टी प्लस ए टू साइन फाइव कॉस ओमेगा टी, है ना? ये अब ये कैसा दिख रहा है हम लोग को? देखो तो ये कैसा दिख रहा है? हम लोग को बेसिकली कुछ ऐसा ऐसा टर्म दिख रहा है, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा। ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा को कैसे ऐड करते हैं हम लोग? हम लोग रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे क्या आता है? ए बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा प्लस बी बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा, है ना?
यहाँ पे कितना आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको हम लोग साइन अल्फ़ा कंसिडर कर सकते हैं, साइन अल्फ़ा कॉस थीटा हो गया, और इसको हम लोग कॉस अल्फ़ा कंसिडर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों को साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा 1 हो जा रहा है, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा 1 हो जा रहा है, इसलिए हम लोग साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा कंसिडर किया जा सकता है इनको। रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, साइन थीटा प्लस अल्फ़ा, है ना। और यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, टैन अल्फ़ा कितना हो जाएगा हम लोग का, टैन अल्फ़ा हो जाएगा साइन अल्फ़ा बाई कॉस अल्फ़ा, मतलब बेसिकली ए बाई बी। तो अल्फ़ा कितना हो जाएगा, अल्फ़ा हो जाएगा टैन इनवर्स ए बाई बी। ठीक है ना, बात समझ में आया कि नहीं आया? तो कितना हो जाएगा, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये मैथ्स में किया हुआ होगा, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, है ना। हाँ ना बोलो जल्दी जल्दी। वही चीज़ यहाँ पे जो किए हैं वही चीज़ यहाँ पे लगाना है। यहाँ पे क्या है, हम लोग ए कॉस अल्फ़ा लिए है ना, ए कॉस अल्फ़ा, तो ये हम लोग का ए हो गया और ये हम लोग का बी हो गया, है ना। पहले तो अपने को इवैल्यूएट करना है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। ए स्क्वायर प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो रहा है, ए टू स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 प्लस ए वन प्लस ए टू कॉस 5, है ना, का होल स्क्वायर, इसका रूट ओवर है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ए टू स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 प्लस ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 प्लस 2a1 a2 कॉस 5। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5, तो ये a2 स्क्वायर हो गया प्लस 2a1 a2 कॉस 5, है ना। बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। चलो, तो ये वाला टर्म तो हो गया हम लोग का। नेक्स्ट टर्म क्या आ रहा है, बताओ। नेक्स्ट टर्म क्या है जो हम लोग का अननोन है, वो है tan इनवर्स ए बाई बी, tan इनवर्स ए बाई बी कितना हो जाएगा, tan इनवर्स ए कितना है, ए टू साइन 5 बाई बी कितना है, बी है a1 प्लस a2 कॉस 5, ठीक है। बात क्लियर हो रहा है? सर ये A1 A2 वेक्टर्स हैं क्या? नहीं, a1 a2 एम्पलीट्यूड है। तो सर इनका ऐसा वेक्टर का सब क्यों आ रहा है? फेजर्स के कारण, बताऊंगा वो बताऊंगा, उस पर आऊँगा, पहले सॉल्व करते हैं पूरा। तो अल्टीमेटली मेरे को आंसर क्या निकल रहा है, एक्स नेट कितना आ जा रहा है, एक्स नेट आ जा रहा है रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस 5 इंटू साइन ओमेगा टी प्लस tan इनवर्स व्हाट, a2 साइन 5 बाई a1 प्लस a2 कॉस 5। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया? ये क्या है, ये बेसिकली दो सोर्सेज के कारण एसएचएम मिल रहा है बॉडी को, है ना। बॉडी को दो सोर्सेज के कारण एसएचएम मिल रहा है, तो उन दोनों सोर्सेज के कारण मिलने वाला एसएचएम के बाद
जो बॉडी का नेट एस एच एम हो जा रहा है ये उसका इक्वेशन है, ठीक है। बात समझ में आया? दिस इज द नेट इक्वेशन ऑफ द बॉडी, है ना। और वो क्या दिख रहा है, जो नेट इक्वेशन है वो भी एस एच एम ही है, मतलब बॉडी एस एच एम ही परफॉर्म कर रहा है, ठीक है ना। अगर दो एस एच एम्स को सुपर इम्पोज करते तो रिजल्टेंट मोशन ऑफ द बॉडी भी सिंपल हार्मोनिक ही होता है, ठीक है। इफ टू एस एच एम्स आर इम्पोज सुपर इम्पोज्ड, लिखो इफ टू SHMs are superimposed on a body, superimposed on a body. If two SHMs are superimposed on a body, then the resultant motion of the body, the resultant motion of the body is also simple harmonic. ठीक है, कोई परेशानी नहीं भैया। नहीं। एग्जाम्पल कर लें एक तो, एग्जाम्पल करें? सर नेक्स्ट क्लास करें क्या? नहीं, एग्जाम्पल अभी करेंगे। लेट्स से बॉडी को दो सोर्स के कारण एस मिल रहे हैं। पहला सोर्स है जो एस प्रोवाइड कर रहा है वो है ऐसा 10 sin ओमेगा टी। दूसरा सोर्स है 15 sin ओमेगा टी प्लस 37 डिग्री। चलो बताओ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द रिजल्टेंट मोशन ऑफ द बॉडी। these two SHMs are superimposed on the body. Posed on the body. Find its resultant motion. Find its resultant motion. चलो, फॉर्मूला तुम लोग को करवाया हुआ है, जल्दी से आंसर निकाल दो। चलो ले लीजिए, करो ये वाला, बहुत आसान क्वेश्चन है। वो वाला जो फॉर्मूला वही यूज़ करना है हम लोग को, है ना। ये बेसिकली ये वाला जो टर्म हो गया, यहाँ पे इसको ऐसे लिख देता हूँ मैं, ये वाला जो टर्म है, अरे यार ये टर्म क्या है, ये ए नेट है बॉडी का, है ना, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। और ये वाला जो टर्म है ये क्या है, फाइनेट रिजल्टेंट का एंगल A1 से, रिजल्टेंट का एंगल A1 से, हाँ ठीक है। A1 से क्यों बोल रहे हैं, क्यों, देखो यहाँ पे, क्योंकि A1 था साइन ओमेगा टी और ये ओमेगा टी के आगे है, कितना आगे है, इतना आगे है, फाइनेट आगे है, ठीक है ना। बात समझ में आया? मान लो ये 30 डिग्री है, ठीक है, और ये 60 डिग्री है,
तो ये वाला जो टर्म आ रहा है कि रिजल्टेंट से 60 डिग्री आगे है, जो रिजल्टेंट आ रहा है वो मेरा ओमेगा टी से 60 डिग्री आगे है ना, वो A2 से जो या X2 से तो 30 माइनस 60 30 डिग्री आ गया है खाली, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 30 है, वो इससे 60 डिग्री आ गया ना, इसलिए इसका एंगल हम लोग किससे बोल रहे हैं, फेस किससे आगे है, 60 डिग्री अहेड ऑफ A1। ठीक है, फाइंड इट फ्रॉम, यहाँ पे इसको लिख लो, फ्रॉम A1। ठीक है, चलो ये वाला कोशिश कर लीजिए, वाला क्वेश्चन पहले ए नेट निकाल लेते हैं अलग अलग करके। ए नेट का क्या था हम लोग का फॉर्मूला, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस 5। ठीक है, A1 कितना है 10 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 15 इंटू कॉस 37 डिग्री। कॉस 37 डिग्री कितना होता है 4/5। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 3 कट जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ये, पहला तो ये 100 हो जाएगा, ये 225 हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा 12 24 240, है ना। Am I making any mistakes? 12 नो सर। नहीं, चलो तो ए नेट का वैल्यू कितना हो जा रहा है हम लोग का, यहाँ पे ए नेट का वैल्यू हो जा रहा है 465 565, है ना। यस सर 5। चलो ठीक है, नेक्स्ट फाइव कितना हो जा रहा है हम लोग का, फाइव नेट कितना हो जा रहा है, फाइव नेट आता है tan इनवर्स A2 sin phi बाई A1 प्लस A2 cos phi। ठीक है, तो tan इनवर्स A2 कितना आ जा रहा है हम लोग का, A2 आ रहा है 15, sin phi कितना हो जा रहा है 3/5 बाई 10 प्लस 15 इंटू 4/5। ठीक है, तो अल्टीमेटली कितना जा रहा है हम लोग का tan इनवर्स 5 3 कट गया, 9 आ गया ऊपर, नीचे कितना आ रहा है 10 प्लस 3 का टाइम है 10 प्लस 12, तो 10 प्लस 12 22, 9/22। ठीक है ना, यस सर। तो अल्टीमेटली हम लोग का एक्स नेट का इक्वेशन कितना आ जाएगा, एक्स नेट का इक्वेशन आ जाएगा हम लोग का √565 साइन ओमेगा टी प्लस tan इनवर्स 9/22। ठीक है, दिस इज द आंसर। बात समझ में आ गया, हाँ भैया। यहाँ पे 2-3 बात नोट कर लो। 2-3 बात क्या नोट करने का है, पहला बात कि A1 किसका है, A1 क्या है, या X1 ऐसे लिख लो, A1 उस SHM का एम्पलीट्यूड है, क्या फर्स्ट SHM, 2 SHM ले रहे ना, 1 और 2। 1 फर्स्ट वाला कौन सा है, 1 कौन सा है, फर्स्ट वाला वो SHM है जिसका फेस छोटा है ना, ये द वन विथ द लोअर फेस। ठीक है, क्या मतलब हो रहा है, एग्जाम्पल लेते हैं समझ में आ जाएगा। 1 किसको लेंगे, जिसका फेस छोटा है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हम लोग X1 ले लिए, हम लोग एक SHM ले लिए कुछ ऐसा 10 साइन ओमेगा टी प्लस 32 डिग्री, और एक और ले लिए 16 साइन ओमेगा टी प्लस 23 डिग्री। ठीक है, कौन सा A1 होगा, कौन सा A2 होगा बताओ।
ये सेकंड वाला A1 होगा। ये A1 होगा राइट, ये A1, ये हो जाएगा A1 साइन ओमेगा टी। ठीक है, मतलब ये फर्स्ट सिस्टम है, दिस इज A1 एंड दिस इज A2। ठीक है, और फाई कितना हो जाएगा इस केस में? इस केस में सब माइनस साइन। हाँ, फाई कितना हो जाएगा? 32 माइनस 23। बात समझ में आया? मतलब 9 डिग्री। क्लियर है बात? अनुरूप तुम माइनस साइन बोला क्या? हाँ सर माइनस साइन बोला। क्यों? सर वो 23 माइनस 32 कर रहा था। 23 हाँ माइनस सर। 32 कब करते? हाँ। जब इसको A2 पकड़ते। फर्स्ट यस वाला सर। सिस्टम कौन सा है? जिसका फेज लोअर है। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। यस सर। दूसरा बात, या पहला बात नोट कर लो, पहला बात ये नोट करने का है। ठीक है, पहला बात। दूसरा बात ये नोट करने का है अपना कि जो फाइनेट आ रहा है, फाइनेट इज द फेस, लिख लो एक बार, फाइनेट इज द फेज ऑफ द रिजल्टेंट, फेज ऑफ द रिजल्टेंट SHM ahead of the first SHM। ठीक है, मतलब अगेन एक एग्जांपल लेते हैं, उसके थ्रू जल्दी से समझ जाएंगे। ये वाले दोनों ले लेते हैं, या ये वाला ऐसे लेना दिक्कत होगा, ले लेते हैं। ठीक है, मैं हाइपोथेटिकली इसका आंसर कुछ कंसिडर कर लूँगा, बट एग्जैक्टली निकाल नहीं रहा हूँ इसका आंसर। ठीक है, ये सिचुएशन ऐसे ही कुछ हम लोग का A1 A2 हम लोग को पता है डेजिग्नेशन, सब मैं फिर से नहीं कर रहा हूँ वो। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को फाई का वैल्यू तो पता है, फाई का वैल्यू कितना आ जा रहा है? 9 डिग्रीज। लेट्स से ऑन इवैल्यूएशन, फॉर एग्जांपल लेट्स ज्यूम ऑन इवैल्यूएशन करके कुछ एक आएगा। इवैल्यूएशन फाइनेट का वैल्यू हम लोग का आ जा रहा है 7 डिग्रीज। ठीक है, हाइपोथेटिकली। ठीक है, 7 डिग्रीज नहीं आएगा, या बहुत ज़्यादा चांसेस है नहीं आए, बट मैं इसे रैंडमली पकड़ ले रहा हूँ, कुछ एक आएगा, लेट्स से 7 डिग्रीज आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग रिजल्टेंट एक्सनेट का इक्वेशन कैसे लिखेंगे? एक्सनेट जो भी ए नेट आएगा अपना, पहला बात है ना, जो भी ए नेट आएगा इनटू साइन, ये जो 7 डिग्री है ना, ये फर्स्ट वाले, ये A1 है हम लोग का, राइट, ये हम लोग का A1 है, ये हम लोग का A1 है। हम लोग का फर्स्ट के आगे 7 है, मतलब फर्स्ट का कितना है? फर्स्ट का ओमेगा टी प्लस 23, जो 7 डिग्री प्लस है वो इसके आगे है। बात क्लियर हुआ? मतलब बेसिकली ये ए नेट जो भी आया साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री होगा। क्लियर हुआ? ये जो फाइनेट आ रहा है ना, ये किसके आगे आ रहा है, किसके रिस्पेक्ट में लिया जा रहा है? ये A1 के रिस्पेक्ट में लिया जा रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ बात? हाँ सर। कोई दिक्कत किसी को? सर इसका मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट का कभी भी फेस कांस्टेंट नेगेटिव हो ही नहीं सकता। नहीं, नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग ले किसके रिस्पेक्ट में रहे? फर्स्ट की। बस, हम लोग उल्टा भी ले सकते थे, मतलब ऐसा नहीं कि अगर हम लोग फर्स्ट को 1 विद द लोअर फेस पकड़ेंगे तभी हम लोग का आंसर आएगा, तब हम लोग का आंसर डायरेक्टली आ जाएगा, सिंपल आ जाएगा। नहीं लेंगे तो नेगेटिव से डील करना पड़ेगा। वहाँ पे हो सकता है तुम लोगों को इन्वेस्टिगो में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा, तो वहाँ पे तुम लोग गलती कर दो। ठीक है,
हाँ सर। इसे स्टैंडर्ड कन्वेंशन के अकॉर्डिंग यही लो, तो जल्दी आंसर बढ़िया से निकल जाएगा बिना झमेला के, ठीक है। सुपरपोजिशन एसोसिएशन वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया। सुपरपोजिशन ऑफ एसोसिएशन में एक शॉर्टकट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं फेजेस, वो हम लोग कल करेंगे, ठीक है। अभी तुम लोग सफिशिएंट है, तुम पर सफिशिएंट नॉलेज है कि तुम लोग एसोसिएशन का पूरा चैप्टर कर सकता है। खाली एक पार्ट आता है डैम्प्ड ऑसिलेशन, वो एडवांस में नहीं है, मेंस में भी शायद 6 साल में 7 साल में एक बार पूछ ले, इस टाइप का है, तो वो हम लोग कल देखेंगे। और तो कल के लिए हम लोग का 2 टॉपिक्स बचा है। एक हम लोग का हो गया तुम लोग का सुपरपोजिशन ऑफ सिस्टम का जो शॉर्टकट है, जो इतना बड़ा फॉर्मूला तुम लोग कैसे याद रखेगा, ठीक है, वो उसे डील करने का एक शॉर्टकट बताऊंगा। और दूसरा तुम लोग का मैं करवाऊंगा तुम लोग को डैम्प्ड ऑसिलेशंस और फोर्स्ड ऑसिलेशंस, ठीक है, जो 15 मिनट का टॉपिक है। यू गाइज डोंट हैव लॉट ऑफ वर्क फॉर टुमारो,